नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प और अहम चर्चा में स्वागत है। आज हम सीधे इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर इंसान इस ग्रह के इकोलॉजिकल सिस्टम्स यानी पारिस्थितिक प्रणालियों के साथ कैसे जुड़ता है। हम अपने वजूद के लिए इन पर कैसे पूरी तरह निर्भर हैं और फिर कैसे धीरे धीरे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पृथ्वी के इन प्राकृतिक सिस्टम्स को ही बदल कर रख देते हैं। तो चलिए प्रकृति और हमारे बीच के इस उलझे हुए लेकिन बेहद ज़रूरी रिश्ते को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की ये पूरी चर्चा 4 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगी। पहला, अपने पर्यावरण को समझना। दूसरा, इंसान और पर्यावरण के बीच का लेन-देन। तीसरा, मानव जनित युग यानी एंथ्रोपोजेनिक एज। और अंत में जीवाश्म ईंधन और हमारी बदलती जलवायु। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पर्यावरण को समझना और पृथ्वी के उन बेसलाइन सिस्टम्स को जानना जो हमारे जीवन का आधार हैं। अब पर्यावरण सिर्फ हमारे आसपास की कोई खाली जगह नहीं है, ये एक पूरा का पूरा पैकेज है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे भौतिक यानी अजैविक घटकों जैसे हवा, पानी और मिट्टी, और जीवित यानी जैविक घटकों जैसे पेड़ पौधे, जानवर और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। ये दोनों ही एक ही स्पेस शेयर करते हैं और मिलकर हमारे पर्यावरण की नींव रखते हैं। और ये बात हमारी पृथ्वी के 4 मुख्य हिस्सों को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। देखिए ये कितना दिलचस्प है। सबसे पहले है जीवमंडल, जो जीवन को सपोर्ट करता है, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। फिर है हमारा वायुमंडल, जो जीवनदायिनी गैसों का भंडार है। उसके बाद जलमंडल, जो समंदर से लेकर भूजल तक पानी के हर रूप को समेटे है। और अंत में स्थलमंडल, यानी वो मिट्टी और चट्टानें जिन पर हम टिके हैं। ये चारों मिलकर ही जीवन का पूरा ताना बाना बुनते हैं। अब सवाल ये है कि इन चारों को एक साथ जोड़कर कौन रखता है? जवाब है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी असल में उन सभी रिश्तों का अध्ययन है जो हमारे जैसे जीवित प्राणियों और भौतिक पर्यावरण के बीच बनते हैं। और सच कहें तो यही वो ज्ञान है जो हमें ये सिखाता है कि हम पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे कैसे करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये ग्रह हरा भरा और सुरक्षित बना रहे। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मानव पर्यावरण परस्पर क्रिया, यानी वो जगह जहां इंसान इस पूरे इकोसिस्टम में एक एक्टिव प्लेयर बनकर एंट्री लेता है। निर्भरता, अनुकूलनशीलता और संशोधन। इंसान मुख्य रूप से 3 तरीकों से अपने पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करता है। पहला तरीका है निर्भरता। जरा सोचिए, हम अपने भोजन, पीने के पानी, लकड़ी और ईंधन के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर ही तो टिके हैं। दूसरा है अनुकूलनशीलता। इंसान बहुत स्मार्ट है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्यावरण के माहौल में खुद को ढालना जानता है। और तीसरा, जो सबसे ज़्यादा असर डालता है, वो है संशोधन या मॉडिफिकेशन। अपनी सुविधा के लिए हमने पर्यावरण के मूल ढांचे को ही बदलना शुरू कर दिया है, चाहे वो संसाधनों के लिए धरती का सीना चीरना हो या नदियों का रास्ता रोककर विशाल बांध बनाना। और इसी से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे और सबसे क्रिटिकल पड़ाव पर, मानव जनित युग यानी एंथ्रोपोजोनिक एज। यहीं से बुनियादी इंटरैक्शन पर्यावरण पर गहरे और स्थायी प्रभाव में बदल जाता है। यहाँ मानव जनित या एंथ्रोपोजेनिक शब्द का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका सीधा सा मतलब है वो हर एक चीज़ जो इंसान की गतिविधियों की वजह से बनी है या पैदा हुई है। चाहे वो कोई भी काम हो या विकास की कोई भी परियोजना, अगर वो सीधे या घुमा फिराकर प्रकृति पर असर डाल रही है तो वो मानव जनित प्रभाव ही है। अगर हम इन मानव जनित गतिविधियों की लिस्ट बनाएं तो इसमें बहुत कुछ शामिल है। बड़े पैमाने पर होने वाली खेती, बिजली और ऊर्जा का उत्पादन, चारों तरफ फैलती इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरतें, यहाँ तक कि रोज़मर्रा के घरेलू काम और विनाशकारी युद्ध भी इसी लिस्ट का हिस्सा है। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि इंसान की रोटी, कपड़ा, मकान और ऊर्जा की भूख कभी खत्म नहीं होती। तो सबसे अहम बात यह है कि दुनिया की कुल आबादी 7.5 अरब के एक बेहद चौंकाने वाले आंकड़े को पार कर चुकी है, और अकेले भारत की आबादी ही 1.3 अरब के पार है। जरा सोचिए, इतनी विशाल आबादी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधनों का किस खतरनाक स्पीड से दोहन हो रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है। वैसे तो पर्यावरण में खुद को हील करने की, अपनी मरम्मत खुद करने की एक जादुई ताकत होती है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब आबादी और हमारी मांगें पर्यावरण के ठीक होने की स्पीड से कहीं आगे निकल जाती हैं। जब पर्यावरण अपने सीमित संसाधनों को उतनी तेजी से रिस्टोर नहीं कर पाता जितनी तेजी से हम उन्हें खर्च कर रहे हैं, तो स्थिति गंभीर होने लगती है।
और इसी बेतहाशा इस्तेमाल का नतीजा है समस्याओं की एक लंबी चेन। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, हर तरफ फैलता प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, हमारी ओजोन परत का लगातार पतला होना और तेजी से खत्म होते जीवाश्म ईंधन। इतना ही नहीं, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन और जलवायु परिवर्तन जैसी विशाल चुनौतियां भी सीधे तौर पर इसी मानवीय दखलंदाजी का ही नतीजा हैं। अब हम चर्चा के आखिरी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन और जलवायु। एक ऐसी टाइमलाइन जो हमें बताएगी कि कैसे करोड़ों साल का खजाना कुछ ही समय में खाली हो रहा है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि एक तरफ है कार्बोनिफेरस काल, जिसे शुरू हुए 360 मिलियन साल हो गए, जहाँ प्राचीन पौधों से कोयला और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन बने। इसे बनने में करोड़ों साल लग गए, डायनासोर के युग से भी पहले की बात है। और दूसरी तरफ है आज का हमारा वर्तमान समय, जहां बढ़ती आबादी की डिमांड पूरी करने के लिए इन सीमित और गैर नवीकरणीय संसाधनों को पलक झपकते ही बाहर निकाला जा रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। अगर हम जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को निष्पक्ष होकर देखें तो इसके दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ इसका सकारात्मक प्रभाव है, यही वो फ्यूल है जिसने औद्योगिक क्रांति की नींव रखी और पूरी दुनिया को तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के रास्ते पर दौड़ाया। लेकिन दूसरी तरफ इसके गंभीर नकारात्मक प्रभाव भी हैं। आज यही जीवाश्म ईंधन हमारे स्थानीय वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत भी बन चुका है। और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये भी है कि हम चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों न ले आएं, हम इन जीवाश्म ईंधनों को लैब में नहीं बना सकते। ये संसाधन बहुत सीमित हैं। जिस रफ्तार से हम इन्हें खर्च कर रहे हैं, अनुमान है कि आने वाले सिर्फ 100 से 150 सालों के भीतर ये खजाने पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। जब ऊर्जा की चाह में हम इन जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें भारी मात्रा में हवा में घुलने लगती हैं। ये गैसें क्या करती हैं? ये वायुमंडल में एक कंबल की तरह काम करती हैं और सूरज की उस गर्मी को कैद कर लेती हैं जिसे अंतरिक्ष में वापस लौट जाना चाहिए था। और बस इसी कैद हुई गर्मी की वजह से धरती पर ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। ये जलवायु परिवर्तन सीधे हमारे जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर को हिट कर रहा है। बढ़ती गर्मी से महासागरों का पानी लगातार गर्म हो रहा है और उसमें एसिड की मात्रा बढ़ रही है। इसका सीधा असर उन समुद्री जीवों और इकोसिस्टम पर पड़ रहा है जिनकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। तो देखा आपने कैसे पर्यावरण का पूरा चक्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब आज की इस चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि रोज़मर्रा की हमारी गतिविधियां किस तरह पर्यावरण के इस नाजुक ताने बाने को तोड़ रही हैं और खुद हमारे ही भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है, मानवता अब पृथ्वी के इस नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए आगे क्या कदम उठाएगी? क्या हम कुछ बदलेंगे या ऐसे ही चलते रहेंगे? ये सोचने का वक्त है।